भारत में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और जैसा कि पता है कि संविधान कोई एक लोग नहीं बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर संविधान की रचना की है। अभी आज लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे हैं ओम बिरला जी, वो किसी एक व्यक्ति की ही प्रशंसा किए जा रहे थे कि संविधान निर्माण किया आपने। तो क्या आपको लगता है कि उनका कथन सही है या सबका नाम लेना चाहिए या तमाम सारे जो भी हैं, जो विशिष्ट लोग हैं, उनका नाम लेना चाहिए? कोई एक व्यक्ति संविधान निर्माण कैसे कर सकता है? इस पे आप अपना थोड़ा। जो बात आपने कहा है कि कोई एक व्यक्ति संविधान निर्माता नहीं हो सकता है, ये पूर्णतः सही है, लेकिन आंशिक रूप से सही है। देखिए कि जैसे पूरी संविधान सभा का गठन हुआ था संविधान बनाने के लिए, सभी लोगों ने जिस ड्राफ्ट पर, मसौदे पर विचार विमर्श करके देश में लोकतंत्र की नींव रखी, संविधान को एक्सेप्ट किया, लागू किया, उस संविधान का खाका तैयार करने वाले डॉक्टर बी.एन. राव थे। बी.एन. राव जी ने 60 से अधिक देशों की परिक्रमा की, तमाम देश के संविधान को पढ़ा और जो चीज़ अपने देश के संस्कृति को देखते हुए, विविधता को देखते हुए अनुकरणीय थी, उन चीज़ों को यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया और फलस्वरूप इस पर पूरी संविधान सभा ने विचार विमर्श किया और हमको संविधान मिला। लेकिन जब उस ड्राफ्ट पर विमर्श हो रहा था, संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, तो स्वयं जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को स्वीकारा है कि अगर हम इस संविधान के वास्तविक जो शिल्पकार हैं ये बी.एन. राव साहब हैं, तो इस बात को कौन झुठला सकता है? तो मुख्य संविधान निर्माता के तौर पर आज इस संविधान दिवस पर हम बी.एन. राव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देशवासियों से भी अपील करते हैं कि जहाँ भी जो चीज़ गलत प्रसारित की गई है उसको छोड़ करके अपनी जानकारी का स्तर बढ़ाइए और सच को उजागर करने के लिए सही बात का प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि जो झूठ जो वर्षों से लंबे समय तक हम लोग को बताया गया है, पढ़ाया गया है, उससे हम लोग मुक्ति पा सकें। क्योंकि अगर आप आधिकारिक रूप से भी आरटीआई के जरिए गवर्नमेंट से मांगते हैं कि फला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति के संविधान निर्माता होने का कोई दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है, तो आरटीआई में खुलासा हो चुका है कि हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। फिर दूसरा जो स्रोत होना चाहिए, कैसे पता लगे कि कौन व्यक्ति संविधान निर्माता है या मुख्य संविधान निर्माता? तो आपको इतिहास में जाना होगा, इतिहास की पुस्तकों को पढ़ना होगा, तब आपको पता चलेगा। और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भली भांति वो परिचित होंगे कि कैसे संविधान बना, कौन इसका रचयिता था, किसने ड्राफ्ट तैयार किया, किसकी क्या भूमिका थी। और इसको जताने की जरूरत नहीं है, बस यही निवेदन है कि सच को प्रचारित करिए, क्योंकि सच तभी सत्य में हो जयते कहने से सत्य की विजय नहीं होती है। सत्य के साथ मजबूती से खड़ा होकर सत्य की लड़ाई लड़ना पड़ता है, तब सत्य जीतता है। देखिए, आप भी जानते हैं कि जन सामान्य की बातें इतनी तेजी से ना फैलती हैं, ना ही कोई विश्वास करता है। लेकिन महत्वपूर्ण पद पे रहने वाला कोई व्यक्ति अगर कोई बात करता है तो उसको बहुतायत जनता मानती है, जो नहीं मानती वो भी चर्चा जरूर करती है उसकी। तो इसे ओम बिरला जी हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पदासीन हैं, तो उनका ये कहना क्या कि अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण किया है, तो इसको क्या सही माना जाएगा असल में हम या लोग उनको कुछ सुधार करना चाहिए? ओम बिरला जी का जो स्टेटमेंट रहा है वो बिल्कुल गलत है और निंदनीय है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का कृतित्व रहा हो, जिस व्यक्ति की कृति रही हो संविधान, उसको श्रेय मिलना चाहिए, गलत व्यक्ति को क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता आम नहीं होती है, जनता खास होती है। जब तक हम अपनी ताकत नहीं पहचानेंगे, तब तक जितने रंगाई बुधाई हैं, कौआ कराई हैं, इनके पिछुलग्गू बनकर इनकी चापलूसी ही करेंगे, इन्हीं को बड़ा मानेंगे। आप अपने आप में बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अपने अधिकारों को और उसके साथ साथ अपने कर्तव्यों का भान होना चाहिए। ओम बिरला जैसे बहुत सारे लोग देश की कुर्सी पर आए और चले गए, लेकिन कौन उस कुर्सी पर बैठेगा इसका निर्धारण हमारे देश की जनता करती है। सत्ता का चरित्र वैसा ही होगा जो जनता का चरित्र होगा। आपने तो वही बात कह दी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका वोट एक समान होता है। यहाँ निरहुआ का और नेहरू का वोट, दोनों का एक ही वोट माना जाएगा, बराबर माना जाएगा। लेकिन जनता को इस बात का पता क्यों नहीं होता कि मेरा वोट नेहरू जी के वोट के बराबर है, मेरा वोट मोदी जी के वोट के बराबर है? जैसे आप लोग कब वो मानेगी? कब, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना। जैसे एक साइकिल होता है, गरीब के यहाँ बच्चा पैदा हुआ,
संसाधनों का अभाव है, और फिर डिस्पैरिटी भी है। जैसे शिक्षा में अगर अभाव रहेगा, जैसे आप रईस हैं, हम गरीब हैं, इस पीढ़ी में आप रईस हैं, हम गरीब हैं, अब अगली पीढ़ी को आप भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। मैंने अपनी अगली पीढ़ी को सरकारी स्कूल में भेज दिया, आपने किसी बड़े विद्यालय में भेज दिया क्योंकि आपके पास पैसा है, तो वो जाहिर है वो ज़्यादा तरक्की करेगा, ना कि आपके बच्चे के तरक्की करने की चांस ज़्यादा है हमारे बच्चे की अपेक्षा, क्योंकि हमने इसको सरकारी स्कूल में भेजा है। और सरकारी स्कूल में भेजा, अगर पाठ्यक्रम एक होता, जैसे एक देश वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, इसकी जो मांग होती है, अगर कैसे क्लास बदलेगी, अगर उधर हम जो है एक ही सिलेबस, मालिक का भी बेटा वही किताब पढ़े और मजदूर का बेटा भी वही किताब पढ़े, तो ये निश्चित है कि हो सकता है अगली पीढ़ी में संघर्ष कर कर वो भी अपने जीवन स्तर को बढ़ा ले, वो भी आगे बढ़ जाए। तो हम भगवान भी किस पूरी सृष्टि में रचना किए हैं, सभी को समान नहीं कर पाए हैं, किसी को समान नहीं बनाया उन्होंने, 5 उंगलियां हैं समान नहीं, लेकिन समानता के समान अवसर दिए जाने चाहिए। व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर तभी मिलेंगे जो आप संघर्ष कर रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर के। तब कोई मजदूर का बेटा भी कलेक्टर हो सकता है, अब मालिक का बेटा भी कहीं का चपरासी हो सकता है, क्योंकि अपने अपने कर्म का फल सब भोगेंगे। तब समाज हमारा समतामूलक बनेगा और अच्छी दिशा में जाएगा। धन्यवाद।